कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं आज हम लोग महा मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें से आप यूपी टेट के जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे जो 2 फरवरी 2016 की है। उसके बाद दिसंबर 2016 की क्वेश्चनों को हम देखेंगे ईवीएस के बारे में। उसके बाद हम अक्टूबर 2017 की क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज हम ईवीएस के क्लास को कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के। उसके बाद हम लोग सीडीपी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे। मैथ तो आपको डेली मिलती रहती है, तो सभी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे। आज हम लोग 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको 75 मिनिमम कवर करने हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 75 मार्क्स कम से कम आप अपने को एक आकलन कर सकते हैं आपको कितने बेहतर तरीके से आपको आता है क्वेश्चन, कितने आप कवर कर पाते हैं। 90 क्वेश्चन में से कम 75 यहाँ पर करने होंगे अगर आप यूपी टेट पास करना चाहते हैं तो। 150 मार्क्स की यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होती है, जिसमें से 130 प्लस हम लाने की जो इस बार गारंटी रखे हैं। इसके लिए आपको नोट्स लेनी चाहिए। तीन फार्मूले पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको लेक्चर वीडियोस देखनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट जो हम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं। आपको नोट्स लेने के लिए क्या करने होंगे, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप तैयार रहें, कॉपी कलम को आप साथ में रखें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं हाँ ये क्वेश्चन टफ है, वो बार बार एग्जाम्स में आएंगे, तो आप उसे नोट डाउन करते चलें। अगर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे टीचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी फ्री में पीडीएफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चलना। जो आपसे सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने वाला का क्या लाभ है, ये आपको बताने हैं। तो जल्दी राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। शरीर का अच्छी आधार देना, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। सिर्फ पैर आधार नहीं देता है। शरीर का भार को कम करना, ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके 2 पैर पर चलने का जो क्रम है वो मस्तिष्क के आज्ञा का अनुसार कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चनों को हम शॉर्ट में लेके चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेक्षण विधि का सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, यह विधि मित व्यवता नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि में आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो उपयुक्त डी। तो चलिए राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। आप यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या चीज़ है, क्वेश्चन जैसा भी आप क्वेश्चन को नेगेटिव, क्वेश्चन तो पॉजिटिव सेंस में है। एक क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव, जिसमें से नहीं का सवाल रहता है या फिर ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में आता है, जिसमें पॉजिटिव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ तो ना है और नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। अगर हम किसी एक क्वेश्चन को यहाँ पर हटा देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करते हैं, तीनों में तो नहीं है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को यहाँ पर आप लॉजिक के माध्यम से सही कर लेंगे। हम आपको बताए थे टैग वाली वीडियो, किस वाली वीडियो, टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो। जब आपको टैग एंड ट्रिक
टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो बताए थे, तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझाया गया था कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कितने उसमें जो आते हैं उसमें कितने पार्ट आते हैं परीक्षण विधि के बारे में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा पहली बात। तो उसमें जो पार्ट कितने आते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड की हम यहाँ पर बात करें, पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड में 25 वर्ड आते हैं और नेगेटिव टैग में 25 आते हैं। बस इतने कर लेंगे आप, ये 25 कवर कर लेंगे तो आपको 100%, आपको जितने 75 पैडागोजी का जो सेक्शन पूछा था उसको आप कवर कर लेंगे 100% की, यहाँ पर मैं आपको गारंटी लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जो समुदाय किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी व वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन। इकोसिस्टम किसे कहते हैं ये आपको बता रहे हैं। इकोसिस्टम के संबंध में क्या राइट आंसर हो जाएंगे आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन। आपको पता है कि इकोसिस्टम, इको की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, इको की बात करते हैं। इको का मतलब होता है पर्यावरण के अनुरूप। इको का जो मतलब होता है वो पर्यावरण के अनुरूप हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण के अनुरूप जब होते हैं तो हम यहाँ पर संतुलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? संतुलन की बात करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ये संतुलन क्या हो जाएगा आपको? पॉजिटिव टैग वर्ड की गिनती में आ जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। सवाल आपसे पूछा है नेगेटिव सेंस में। जब ये आपसे नेगेटिव सेंस में पूछे तो वहाँ पर आपको जो गलत वाले क्वेश्चन होंगे उसी को आपको ढूंढ के सही कर लेना है। 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और सही को नहीं ढूंढना है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। निरीक्षण विधि कौन सी इस विशेषता नहीं है, ये सवाल आपको ध्यान में रखने होंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि क्या है और क्या नहीं है ये आपसे सवाल पूछा है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। तो चलिए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो ऑप्शन सही हो जाएंगे। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर करता है, आधारित होता है, ये भी सही हो जाएंगे। यह विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, ये भी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, डी सही हो जाएंगे। तो क्या गलत नहीं होंगे? ऑप्शन नंबर सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, तो ये गलत हो जाएंगे। आपको पता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन को जब हम देख पढ़ते हैं तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन में जो सही होते हैं, जो गलत होते हैं उसे हम सही कर लेते हो। तो यहाँ पर सी राइट आंसर आपको आपके हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहते हैं जियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पैरोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को नापने वाले जो सिस्टम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। जो हमारे सूर्य है, सन है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तारा जिसे हम कहते हैं, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे सूर्य के बगल में कौन सा ग्रह है वो आपको बताने हैं। ठीक है, बुध जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, जब हम किस पर रहते हैं?
अर्थ पर रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से जो बुध की दूरी बहुत अत्यधिक है, इसीलिए तो सूर्य की भी दूरी हमारे अर्थ से बहुत अत्यधिक है। इसीलिए सूर्य और बुध दोनों एक नज़दीक वाली निकटतम, इन सभी से बुध सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपसे सवाल पूछा गया है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किससे संबंधित है, पहले ये बात आप जान लीजिए। ये एशियाई बब्बर शेर, किसमें? एशियाई बब्बर शेर की यहाँ पर बात हो रही है। एशियाई बब्बर शेर से संबंधित है, ठीक है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन से राज्य में है? यह गुजरात राज्य में है। भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है, ठीक है। चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। यहाँ पर आपको बताने हैं चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन थे, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, लेक्चर वीडियोस में हमने कवर करके रखा है कि चिपकू आंदोलन जो है, चिपकू आंदोलन की जो प्रणेता है वो सुंदर लाल बहुगुणा है। अगर हम बात करें किस राज्य से संबंधित है चिपकू आंदोलन, वो उत्तराखंड से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। चिपकू आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। पेड़ों की सुरक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया, जिसको चिपकू आंदोलन का नाम दे दिया गया, जिसमें से वहाँ के लोग पेड़ों की बहुत ज़्यादा आदर करते हैं और वहाँ पे पेड़ों को बचाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है, वो आपको बताने हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण होता है वो लक्ष्य केंद्रित होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। सृजनात्मकता भी होती है, क्रिएटिविटी होती है, ये भी सही हो जाएंगे। चयनात्मकता हो जाती है, ये भी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपके राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए, आपको क्या राइट आंसर होंगे। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्रण। क्या? जीव भू रासायनिक चक्रण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन आगे कहता है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, ली-52। ज्वर नियंत्रण में सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। ज्वर क्या है? एक बुखार से संबंधित है। ज्वर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बुखार यानी फीवर से संबंधित बीमारी होते हैं, ठीक है। किससे संबंधित होते हैं? फीवर से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। तो फीवर से जब संबंधित बीमारी होती है तो उसको हम किससे? पैरासीटामोल का यहाँ पर इस्तेमाल सबसे ज़्यादा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन सबसे पहले इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या है? जिसको डायबिटीज़, शुगर या मधुमेह हो जाती है तो मधुमेह वाले जितने भी लोग होते हैं उनको इंसुलिन इंजेक्शन लगा के उसकी
डायबिटीज़ को कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पर इंसुलिन में जो कौन से रासायनिक प्राकृतिक होते हैं, वो प्रोटीन की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शिश्न में, पराग कणों में, तनों में, पराग कोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होती है। चलिए राइट आंसर बताइए। परागकोश, परागकोश में पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होती है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, परागकोश में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीवोर। जो जैव समुदाय होते हैं उनमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं वो आपको बताने हैं। जैव समुदाय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैव समुदाय की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो जैव समुदाय किससे संबंधित होते हैं? जैव समुदाय शाकाहारी से संबंधित होते हैं, मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि इसमें वनस्पतियों की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें वनस्पति के बारे में बात होती है, वनस्पति की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। तो वनस्पति शाकाहारी तो होंगे नहीं, मांसाहारी तो होने वाले हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्याज, आलू, अदरक जड़ है, तना है, उपस्थिनिक जड़ें हैं, शल्क पत्र हैं। आलू, प्याज, अदरक क्या है ये आपको बताने हैं। चलिए आलू की बात करते हैं, आलू, अदरक, प्याज ये क्या है? सब तना है। अगर यहाँ पर आलू होता, सिर्फ अगर आलू होता तो वो जड़ होता, लेकिन प्याज है, अदरक है, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? अगर तीनों की बात करें तो ये सब चीज़ें तना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्म जीवी उत्तरदायित्व है? एस्परलिजस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। हमने आपको कई बार, जब भी हमने पढ़ा है, कई बार दही जमने के जो कारण होते हैं उसमें सिर्फ सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो उत्तरदायित्व हैं। तो लैक्टोबैसिलस के कारण, किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण दही जो जमता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जैगमेन, पैंटिन एवं कार्ल मार्क्स। जो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी ये आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। जो आपको ब्लड के जो टाइप होते हैं, ए होते हैं टाइप ए, बी ब्लड के टाइप होते हैं, फिर ए बी होते हैं, ठीक है, ए बी होते हैं, फिर ओ होते हैं, ये सब क्या है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर आपको क्या हो जाएंगे? किसने खोजा था इनको ये आपको यहाँ पर बताने हैं। लैंडस्टीनर। मानव रुधिर के जो खोज होते हैं ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव वगैरह वगैरह से जो होते हैं, ए बी ओ होते हैं, ऐसा कुछ होता है जो वो लैंडस्टीनर ने ढूंढा था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो ये आपको बताने हैं, क्या हो जाएंगे। चलिए ये स्नेही का मतलब होता है, स्नेही की अगर यहाँ पर बात करें तो स्नेही का मतलब होता है वो पॉजिटिव सेंस की यहाँ पर बात होती है। कौन सेंस में? पॉजिटिव सेंस में बात होती है। स्नेही का मतलब होता है पर्यावरण, इकोसिस्टम के अनुरूप, पर्यावरण के दोस्त, पर्यावरण रहित। तो जाहिर सी बात है पर्यावरण के जो दोस्त होंगे, पर्यावरण के अनुकूल होंगे, तो वो डीजल तो बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोल भी तो बिल्कुल नहीं है, पेट्रोलियम गैस ये भी नहीं है, एलपीजी पेट्रोलियम गैस को हम क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। तो स्पिरिट प्राकृतिक गैस,
इसको क्या बोलते हैं, CNG। क्या बोलते हैं, CNG। ठीक है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, याद रखेंगे आप इसको। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको CNG कहते हैं। CNG का फुल फॉर्म पता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा विषाणु पैरामीशियम हाइड्रा। एक कोशीय जीव, हमने आपको जब लेक्चर वीडियो पढ़ाया था बहुकोशीय के उदाहरण बताए थे, एक कोशीय के उदाहरण बताए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक कोशीय के जीव का जो उदाहरण है वो क्या है, वो पैरामीशियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन सा पादक उत्पादन साबुन का विस्थापन है, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, ये सभी। तो आपको पता है रुद्राक्ष ये एक औषधि के रूप में आता है, तेंदु ये भी एक औषधि के रूप में आता है। एक भी ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाए, तो आपको राइट आंसर होगा रीठा। रीठा आपको पता है, रीठा साबुन बनाने में काम आती है, सोप बनाने में काम आती है। ठीक है, सोप बनाने में रीठा काम आती है। आंवला जो होते हैं वो शैम्पू बनाने में आपको काम आती है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होता है। तो आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है, तो मोर का जो पोषण तल होता है वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपघटक, प्राथमिक उपघटक, खाद्य पिरामिड की शीर्ष पर। तो राइट आंसर आपको बताने हैं क्या राइट आंसर होंगे। चलिए इसका राइट आंसर कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप एक पिरामिड देख लीजिए, यहाँ पर एक पिरामिड आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा। ठीक है, पिरामिड मिलेगा। पिरामिड में सबसे पहले ऊपर क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी यहाँ पर, दूसरा क्या हो जाएगी, सांप हो जाएगी यहाँ पर, तीसरा क्या हो जाएगी, कीड़े हो जाएंगे यहाँ पर, चौथा क्या हो जाएंगे, हरे पौधे हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो मोर जो होता है तृतीय उपभोक्ता, सांप जो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता, कीड़े जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, हरे पौधे जो हो जाएंगे वो उत्पादक। यहाँ पे मोर के बारे में पूछा है तो मोर क्या हो जाएंगे, तृतीय उपभोक्ता, यानी खाद्य श्रृंखला का शीर्ष पर। क्या हो जाएंगे, खाद्य श्रृंखला के वो शीर्ष पर सबसे ऊपर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गैसीय विशिष्ट है, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नलियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों में से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। गैस का जो अपशिष्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, यह बात आपको यहाँ पर बतानी है। लकड़ी कोयले से जलने वाले धुआं को गैस का अपशिष्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं, बीजाणु द्वारा परकीर्णी पौधे, बीज द्वारा परकीर्णी पौधे, फल द्वारा परकीर्णित पौधे, कायनिक जनन द्वारा विपरीत पौधे। तो राइट आंसर आपको बताने हैं क्या राइट आंसर हो जाएंगे। जो पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं, मान लीजिए एक पौधा ऐसा है जो बिहार में पौधा होता है। ठीक है, जो एक पौधा क्या होता है, बिहार में होता है, फिर बाद में वो पौधा जाके गुजरात में जाके कहाँ चला गया, वो पौधा क्या कहाँ चला गया, गुजरात जाके चला गया। तो गुजरात में वो जब चले जाएंगे तो किसके माध्यम से जाएंगे, वो फल के माध्यम से जाएंगे। मान लीजिए बिहार का जो आम होता है वो आम, ठीक है, बिहार का जो आम होता है वो प्रसिद्ध है। यहाँ से जो आम गुजरात चले जाएंगे तो गुजरात में जब आम खाया जाएगा तो फिर उसके जो बीज बचेंगे तो उसके माध्यम से ये पौधा एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, संभोजी, मृत एक सेकंड, मृतपोजी, सहजीवी। ठीक है,
परजीवी, सहभोजी, मृतजीवी, जो क्या होंगे राइट आंसर आपको बताने हैं। जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी की जीव को प्रभावित किए हुए, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सहजीवी। मतलब को रिलेशन की यहाँ पर बात हो रही है, अंतःक्रिया की बात हो रही है। राज्यसभा में होने वाली राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर आपको क्लियर कहा गया है राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा में जब बात होती है तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उसके अध्यक्ष भी वही करते हैं। ठीक है, वो पदेन सभापति होते हैं। चलिए, लेक्चर वीडियोस में हमने कवर करके रखा है, लेक्चर क्लास में ऐसी चीज़ों को। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। कायांतरित का मतलब होता है उसे हम दूसरे माध्यम से चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ चीज़ें हम मिला के नया दूसरा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्बल, याद है आपको संगमरमर, जिसको हम मार्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्बल के नाम से जानते हैं, वो एक कायांतरित चट्टानें हैं। यह चूना पत्थर के कायांतरित से बनते हैं। किससे बनता है संगमरमर? चूना पत्थर के कायांतरित से बनता है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, महासागरों की अगर हम बात करें तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्लेग क्या है? जो एक प्लेग, पहली बात तो प्लेग क्या है मैं एक बताता हूँ। प्लेग एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। प्लेग एक बीमारी है जो पहले आई थी, बहुत पहले आई थी, लगभग 80 और 1800 और 1900 के बीच में, 1935 या 30 के बीच में शायद कहा जाता है प्लेग आई थी। मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा संक्रमण फैला रहे थे और उनसे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मरे थे। तो प्लेग क्या है ये बताने। विषाणु जनित, कवक जनित, जीवाणु जनित, खनिज जनित, कौन से जनित तो हुए थे प्लेग, ये बात आपको बताने हैं। प्लेग एक जीवाणु जनित थे। ठीक है, कौन से थे? प्लेग की बात करें तो वो एक जीवाणु जनित थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुआ मिट्टी। भारत में, हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार है, सबसे ज़्यादा संख्याओं में वर्ग हेक्टेयर में जो पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये बात आपको बताने हैं। जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में 14.25 वर्ग किलोमीटर में लगभग 43.4% में सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 43.4% सिर्फ जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे के देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपसे सवाल पूछा है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? शाकाहारी की यहाँ पर बात हो रही थी। जब भी आपको शाकाहारी वाली सवाल पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, हमने 30 क्वेश्चन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं यूपी टेट ईवीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 19 दिसंबर 2016 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्वेश्चन की कौन, दिसंबर 2016 का है ये। ठीक है, 19 दिसंबर का, ये
ये इस बार जो एग्ज़ाम्स हुई थी 19 दिसंबर 2016 को ये एग्ज़ाम्स हुई थी, ये इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो 19 दिसंबर को 2016 को ये कौन क्वेश्चन है आपको बताना। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन है? 19 दिसंबर 2016 को क्वेश्चन पूछा गया है, आपको राइट आंसर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है? ऑप्शन है आपके सामने नीम, देवदार, चीर, ओक। क्या है आपके सामने में? नीम, देवदार, चीर, ओक। राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, नीम भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है। हमारे देश के जो पर्यावरण होते हैं उनके लिए नीम एक अनुकूल है, ठीक है। ये बहुत भारत में बहुत जगह पाई जाती है, जिसमें से इसके जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है, इनके आयुर्वेदिक दवाई और बहुत औषधिपूर्ण होते हैं। तो ये नीम जो हमारे यहाँ पर सवाल आप खुद समझ लेंगे। जैव कीटनाशक क्या है? जैव कीटनाशक की बात कर रहे हैं। जैव कीटनाशक में तो देवदार आएंगे नहीं, चीर नहीं आएंगे, ओक नहीं आएंगे। ओक राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और राजस्थानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, राजस्थानी ओक इसका नाम है। लेकिन नीम जो है वो जैव कीटनाशक का उत्पादन है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। जो भू परिस्थिति तंत्र है, जहाँ पर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सोर्सेस है वो हमारा जो सन महोदय है, ठीक है। सन मतलब सूर्य। हमारे सूर्य जो है पूरे विश्व में परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे सर्वोत्तम सोर्स माना जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगा सकते, आराम से राइट आंसर तुरंत दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल प्रदेश में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो चलिए राइट आंसर बताना है आपको, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैक्टस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? और वरुण, बुध, बुध, शनि, शुक्र। टाइटन कौन से ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये आपसे सवाल पूछा है। टाइटन की अगर हम बात करें, टाइटन एक बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। किसकी है? वो शनि की है, ठीक है। शनि की बात करें तो शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 62। टाइटन शनि के पास टोटल 62 उपग्रह है, जो टाइटन इसमें सबसे बड़ा है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सौरमंडल का दूसरा, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू, ठीक है। बायोडीजल का जो सोर्सेस है वो क्या है? वो जेट्रोफा है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा। कितने प्रतिशत की बात करें तो पूरी दुनिया में 175 प्रजाति इसकी पाई जाती है, जिसमें से 25 से 30% इसमें क्या मिलती है? बायोडीजल मिलती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित होते? 1962, सॉरी 82, 1986, 1992, 1996। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? सन 1986 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भूतापीय भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन किसको कहते हैं? आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की बात
हो रही है, पूरी वैश्विक स्तर पर जो गर्मी पैदा हो रही है अत्यधिक, तो उसमें किसकी वजह से, यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसकी वजह से भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है, जो CO2 गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर गर्मी बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड माने जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंध सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, सवाना बायोम में। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर विविधताएं पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, ये आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, उष्ण कटिबंध सदाबहार वर्षा वन में। ठीक है, सदाबहार वर्षा वन ये बहुत फेमस वर्षा वन में है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आपको यहाँ पर बताने हैं कि जो मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, ठीक है, कौन से होते हैं आपको यहाँ पर बताने हैं। काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है वो मृदा का जो निर्माण लावा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ऐसा कौन सा मंडल है जो प्रकाश की किरणों को हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराबैंगनी किरणें जो आने से रोकती है, वो कौन से मंडल है, ये आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर समताप मंडल हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से कौन सा सुधार है? गंगा के में जो एक्शन प्लान चल रही है उनमें से कौन से ऐसे सुधार का यहाँ पर प्लान है? जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, जल का वेग का बढ़ाना, जल की प्रचुरता को बढ़ाना, जल का तापमान को बढ़ाना। क्या राइट आंसर होंगे आपको बताना है। गंगा में जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है, कैसे? गंगा हमारे प्रदूषित हो गई है, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है फिर भी वो प्रदूषित है। ठीक है, तो उनको स्वच्छ करने की, उनमें जल की गुणवत्ता को बेहतर करने के जो प्लान है वो गंगा एक्शन प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश का सभी शहर है, उज्जैन है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है। ऐसा कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहते हैं, यानी उस शहर में भारत का सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है? मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम पता है आपको? भोपाल। एमपी की जो कैपिटल है, एमपी की कैपिटल, उसमें कौन सा पाया जाता है? भोपाल है, और वो क्या है? झीलों का एक शहर, बहुत सारा झीलें वहाँ पर पाई जाती है। बहुत खूबसूरत है भोपाल। आपको समय मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य विधि कौन सी है? सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। देखिए, शिक्षक की बहुमूल्य निधि क्या होती है? वेतन बिल्कुल भी नहीं होगा, गर्व बिल्कुल भी नहीं होगा, ये दो चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन होगी तो क्या होगी? ठीक है, छात्रों का विश्वास। छात्र शिक्षक पे बिलीव करे, ये सबसे बड़े बहुत बड़े बहुमूल्य निधि बन जाती है शिक्षक के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल्य, संकल्पना हो जाएगी। क्या होगी आपको ऑप्शंस बताने हैं। वह एक सिद्धांत रूप में हो जाएगी। ठीक है,
वो एक थ्योरी के रूप में हो जाएगी, याद रखेंगे, वो एक थ्योरी के रूप में हो जाएगी। किसे? परिकल्पना को बार बार परीक्षण के रूप में गलत नहीं पाया जाता है। जो आप परीक्षण करते हो बार बार गलत नहीं होते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक सैद्धांतिक रूप ले लेगी, थ्योरेटिकल रूप ले लेगी। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एक एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुत लेख। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है यहाँ पर आपसे। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? यहाँ पर बात की गई है कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा कम है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। कौन ऐसे गैस हैं जो नहीं है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों चीज़ें तो हैं, पर हीलियम नहीं है। ठीक है, आपको पता है हीलियम कहाँ पाए जाते हैं? हीलियम की बात करें हमारे सन में, यानी कि सूर्य में, सूर्य की अगर हम बात करें तो 71% कितने हैं? हाइड्रोजन है और 29% हीलियम है। जिस दिन हमारी दुनिया में हीलियम पूरी तरीके से हाइड्रोजन को ख़त्म कर देगी, यानी यूँ कहें हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम बन जाएगी, तो उस दिन हमारे जो सूर्य की रोशनी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई क्या जाता है? जूल से, डेसिबल से, न्यूटन से, नैनो इकाई से। ध्वनि प्रदूषण की बात यहाँ पर की गई है। आपको पता है ध्वनि प्रदूषण का माप हम लोग डेसिबल से करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डेसिबल से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदी में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके सीधे सीधे गिर जाती है? वो सीधी बात है, आपको याद रखना स्वर्ण रेखा, ऐसी रेखा वाली नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण मतलब गोल्डन लाइन, याद रखेंगे आपको इसको, गोल्डन लाइन, गोल्डन लाइन इसकी बात हो रही है। फिर किसकी? गोल्डन लाइन की बात हो रही थी। गोल्डन लाइन बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। गोल्डन नदी जो गोल्डन लाइन, स्वर्ण रेखा जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जल प्रताप। आपको बताना है किस प्रकार के किस निम्न में से किस प्रकार का स्थल स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे यू आकार की घाटी का। कौन से आकार की? यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है राकेश कक्षा 5 पर्यावरण शिक्षा द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसमें सबसे सुधारात्मक उपाय हो सकता है अध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उन्हें सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। यहाँ पर आप सवाल पक्ष पढ़ेंगे। ये पेडागोजी का सेक्शन है, तो आपको पता है पेडागोजी 75 मार्क्स के आते हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स में। हम आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड आपको बताते हैं 25, यहाँ पर भी 25 जो आते हैं। इन दोनों को कवर अगर कर लेते हैं आप, एक वीडियो आपको मिल जाएगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो वीडियो का लिंक सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
अगर इस वीडियो पे अगर आप देखना चाहते हो तो आपसे 75 मार्क्स में 70 मार्क्स की आप 100% 70 मार्क्स आप इससे कवर कर सकते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं टैग एंड ट्रिक के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। राकेश एक लड़का है जो पर्यावरण पर तक कक्षा 5 का दिया गया कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता। कोई जो एक वर्क दिया गया है वो उसे समय पर पूरा नहीं करता, तो उसमें सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहले अध्यापक की जानकारी मिलाना। अध्यापक को जानकारी मिला के आप सुधार नहीं कर सकते। यहाँ पर बात हुई है प्रतिबंध लगाना। आप किसी भी मसले पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कोई भी चीज़ों के बारे में आप प्रतिबंध बच्चों पर नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर ऑप्शन पूछा है सी डी की लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। अगर आप उस बच्चे की लिखित जानकारी उसके माता पिता पेरेंट्स को देते हैं तो क्या उसमें सुधार आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड डी गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, उसकी अनियमितता के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। क्या मार्गदर्शन देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड में आती है, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमने देखा। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण से। यहाँ पर पूछा है ग्रीन मफलर के बारे में। तो ग्रीन मफलर जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। हमारे अर्थ पर अनियमित तरीके से ध्वनि प्रदूषण की बढ़ रही है, जिसके कारण ग्रीन मफलर का जो प्रकोप हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर छा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा ऐसा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो आपको पता है कि एक वीडियो हमने बनाई थी सागर के ऊपर। तो लाल सागर, मध्य सागर, अरब सागर, ये अलग अलग टॉपिक पर सागर वाली वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो आपको इस क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करिए यूरोप को अफ्रीका से जो अलग करती है वो सागर का नाम है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। जब हम डे वाली वीडियो जो बनाए थे, डे वाली लेक्चर क्लास करी थी जिसमें से इम्पोर्टेंट डे के बारे में, इम्पोर्टेंट दिनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय ओजोन दिवस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं, आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को आपको राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ठीक है। राइट आंसर आपको बताने हैं। खाद्य श्रृंखला की जब बात आए तो प्राथमिक उपभोक्ता 100% वहाँ पर आपको राइट आंसर सही टिक मार देने हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जामों को कवर कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। परिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवर्गीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो क्या कहेंगे आपको बताने हैं। सवाल पूछा है परिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। याद है आपको जब हम फरवरी वाली जो फरवरी 2016 वाली जो कर रहे थे क्वेश्चन, वहाँ पर भी ये सवाल आया था, और दिसंबर 2016 वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये आया हुआ है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। सबसे कम प्रदूषण कौन जो निकालता है, ये बात आपको पूछा है। तो आपको पता है डीजल सबसे अत्यधिक निकालता है, पेट्रोल भी अत्यधिक निकालता है, कोयला इसमें सबसे ज़्यादा कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन हो जाएंगे।
आने वाले समय में हमारे जो अर्थ पर होंगे, हमारे पृथ्वी पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस हो गई, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा हाइड्रोजन व्हीकल। हाइड्रोजन व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रह जाएगी हमारी पृथ्वी पर। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील में। संकटग्रस्त जंतु दैत्य पांडा कहाँ पाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चीन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? तो भोपाल गैस की त्रासदी की बात करें तो एमआईसी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ज़्यादा सोचने वाली इसमें बात नहीं है। लेक्चर वीडियोस में, टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस सेट में कई बार और कितनी बार हमने इस क्वेश्चनों को डिस्कस करके रखा है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ऐसा कौन सा देश है जो क्रिसमस का दिन जो त्यौहार होता है वो जो क्रिसमस का त्यौहार हम गर्मियों के दिनों में मनाते हैं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। कौन ऐसा जो जीव गिर वन्य जीव अभयारण्य है, निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण का है? तो आपको बताने हैं राइट आंसर। हाथी, सांप, गैंडा, शेर। हमने आपको कहा था कि गिर वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करें तो वो कहाँ पाया जाता है? वो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात में। बब्बर शेर के बारे में हमने कहा था अभी ऊपर में, हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था तो बब्बर शेर के बारे में कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, शेर के बारे में यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। ये होगा यूपी टेट ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 अक्टूबर 2017 का हो जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 1960, वर्ष 1962, वर्ष 1972, वर्ष 1975। कब का है? आपको पता है कि अक्टूबर 2017 का है। तो अक्टूबर 2017 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया। तो राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर बताने हैं। राइट आंसर आप बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1975। कब पारित किया गया था? वर्ष 1975 में। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन का। एगमार्क का जो संबंध है वो एगमार्क का जो संबंध है वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। एगमार्क जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एक संस्था है जो किसी भी प्रोडक्ट खाने वाली से लेके खाने वाली से लेके अलग अलग तरीके से जो होती है उनका पैकेजिंग नहीं, गुणवत्ता से संबंधित है। अगर बात करें वो कब से लागू की थी? 1937 से इसको लागू की गई थी। ठीक है, मार्केटिंग अधिनियम के तहत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा सबसे प्रदूषित जल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये बात आपको बताने हैं। चलिए, ये पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कब होती है? वो पश्चिम बंगाल में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1972, वर्ष 1973, वर्ष 1981, वर्ष 1985। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी। 9 अप्रैल कब हुई थी? 9 अप्रैल
9 अप्रैल 9 अप्रैल 1973 में ये इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब होता है भारत में बाघों की घटती और बढ़ती संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित करना। जो बाघ इसमें घायल हो गए हैं, मतलब जो लुप्त के कगार पे हैं, जो जीवित हैं, उनकी संरक्षण करना प्रोजेक्ट टाइगर का काम है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं आपको बताने हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, जो लैक्टोबैसिलस के जीवाणु के माध्यम से बनते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसए, यूएसएसआर। संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है कौन से देशों से? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर डी। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। जो ध्रुव तारा होते हैं उसे किसे कहा जाता है, ये बात आपको यहाँ पर बताने हैं। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, ये बात आपको बताने हैं। उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। नॉर्थ स्टार भी इसे कहते हैं। जो यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा में दिखते, जो सदैव रात्रि में उत्तर दिशा में ये दिखते हैं। ठीक है, कौन? नॉर्थ स्टार कहा जाता है। जो सदैव रात्रि में दिखते हैं उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क, सिडनी, एंडम्सटम में, नागासाकी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ये सवाल आपसे पूछा गया तो राइट आंसर आपको बताना है। एंडम्सटम में ग्रीन पीस का इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली राज्य में फूलों की घाटी अवस्थित है। याद रखेंगे, उत्तराखंड के चमोली घाटी में फूलों की घाटी अवस्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है? 305, 275, 206, 175। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 206। वयस्क की बात हो रही है, यानी एक जो बड़ा आदमी होता है, जो वयस्क रहते हैं। अगर बच्चे की बात की जाए 270 होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पर? 270, लेकिन आखिर में उसके जो बनते हैं 206, उसके राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। जल NADP में, NADPH2 में, CO2 में, CO2 जल में, CO2 NADPH में। क्या होंगे राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जल का और NADPH का। ठीक है, चलो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया द्वारा ये भोजन बनते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से CO2, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन 3 सही 1 गलत वाले होते हैं। हमें क्या करना है? गलत वाले को ढूंढना है। ठीक है, LPG के संबंध में यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च उष्णीयमान है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करता है। LPG का एक सत्य नहीं है, आपको यहाँ पर बताने हैं। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होते हैं ये सही नहीं है, ये एक स्वच्छ ईंधन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ऑप्शन ABC तीनों सही हो जाते हैं, तो जो नहीं होगा वो यहाँ पर आपको सही कर देने हैं।
चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की और रॉबर्ट कुक की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यूपीटेड में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना का किसने सबसे पहले बताया था? चार्ल्स डार्विन ने। कब बताया था? चार्ल्स डार्विन में। अगर इसकी बात करें तो कब बताया? सन 1859 में, ठीक है, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने इसे बताया था। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो ये पुष्कर मेला की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, अजमेर, अजमेर में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह भी है, जो आपसे पूछा जाता है जो अजमेर में कौन से चिश्ती की दरगाह है, तो ख्वाजा गरीब नवाज की, आपको वहाँ पर टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय अवस्थित है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, हेग में। कहाँ हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, हेग में। इसकी स्थापना सन 1945 में होती है, हमारी आज़ादी से 2 साल पहले। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। संविधान सभा ने जनगण मन अधिनायक को कब अपनाया? तो जनगण मन अभ्यन जो है एक मूलतः बंगाली में गाया गया है। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको अगर बात करें तो इसको डिटेल में गाने का जो समय है 52 सेकेंड है, सॉरी 52 सेकेंड है। संक्षिप्त इसे गाया सकते हैं 24 सेकेंड में इसे आप गा सकते हैं। 24 जनवरी 1950 में, अब याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 में इसे गाया गया था। 24 सेकेंड में इसे संक्षेप में भी गा सकते हैं, अब याद रखेंगे इसको, ठीक है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गिर शेर परियोजना गब्बर शेर के लिए गुजरात जाना जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों का अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन राइट आंसर हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पराबैंगनिक किरणें हानिकारक है ऑप्शन नंबर सी, यूवीसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी सी और यूवी भी सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, नेगेटिव, यानी 3 होंगे 1 नहीं होंगे। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कौन नहीं होंगे। प्रोटीन, मृदा, कवक, फॉस्फोरेट। ऐसा एक चीज़ जो विपरीत दिशा में जाता होगा और नॉर्मल बाकी सब सही होगा। तो अब यहाँ पर बात करते होंगे प्रोटीन, मृदा, फॉस्फोरस, ये तीनों एक चीज़ें हैं। कवक लेकिन नहीं होगा, कवक जो नहीं होगा उसे ही सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। टोकोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। टोकोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ है, ये कहाँ अभी अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडीज में। कहाँ अवस्थित हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में अवस्थित है। अगर एंडीज की बात करें तो ये एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में अवस्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी टोकोपैक्सी जो एक्टिव है। जागृत का मतलब क्या होती है? जो एक्टिव ज्वालामुखी होती है वो एंडीज में है, ठीक है, इक्वाडोर में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका के। आगे बढ़ते हैं। EWWF से आशय है वर्ल्ड वाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो क्या होंगे राइट आंसर? इसका सिंपल सा बात है, EWWF का जो राइट आंसर फुल फॉर्म हो जाएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। इसकी अगर शुरुआत की बात हुई थी करें तो 29 अप्रैल
29 अप्रैल 1961 को हुई थी, ठीक है। 29 अप्रैल 1961 की हुई थी। इसकी जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंडर शहर में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात कर रहे हैं। गंगा नदी निकलती है अरावली, लद्दाख, गंगोत्री ग्लेशियर। कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो 25-25 है। क्या है इसकी? 25-25 इसकी लंबाई की बात करें। जो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिम नदी से निकलती है। याद रखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ? ये उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। जो भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है इसको, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रक, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए राइट आंसर बताइए। कौन सी एजेंसी प्रदूषण को मापने से संबंधित है? कौन सी एजेंसी प्रदूषण को मापने से संबंधित है? सिंपल सा बात है, जो भारत सरकार द्वारा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाने हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है। वायुमंडल का स्तर, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। कौन है? ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे जो प्रमुख पृथ्वी के तल जो नजदीक है वो क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तिब्बत की सांगपो नदी जो भारत में किस नाम से जानी जाती है आपको बताने हैं। ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र इसे जो विद्यार्थी जो देश के भावी शिक्षक होने वाले हैं, देश के शिक्षक है, देश के बेहतर शिक्षक बनने वाले हैं, देश को अच्छी दिशा निर्देश देने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन उसको यूँ आनी चाहिए। अगर नहीं आती है आपको तो आपको नोट्स लेनी चाहिए। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी, ठीक है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी हो जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। TAT सूर्य का प्रकाश, DNA, RNA। पारिस्थितिक तंत्र में ज़्यादा हमने अभी पहले ही क्वेश्चन आ चुके हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा, 2016 दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूर्य का प्रकाश जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा ऊर्जा का जो सोर्सेस हैं वो सूर्य है, यानी सन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल अस्थायी सदस्य 5 है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम में। सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है जो आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में हो जाएंगे। चलिए, सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे।
तो ये थे आज के हमारे 19 क्वेश्चन। आपको 90 क्वेश्चन में कितने आप कवर कर पाए 75 आपको कवर करने हैं। आपको नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करने हैं। आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।